कंट्री साइड। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्री साइड का मतलब क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? एनी साइड का मतलब होता है बेटा गांव वाले एरिया, ठीक है, कंट्री साइड, ठीक है। कंट्री साइड का मतलब कि शहर के बगल वाले एरियाज, गांव वाले एरिया को हम कंट्री साइड कहते हैं, विलेज कहते हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर क्या है, रूलिंग द कंट्री साइड। दैट मींस अब अंग्रेज जो है ये गांव में घुस रहे थे अपना रूल एस्टैब्लिश करने के लिए, यही मतलब निकल रहा है इसका। थम्स अप करो, यही मतलब है। रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब क्या है कि अब अंग्रेज जो है वो विलेज में एंटर कर रहे हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, गांव को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज अब विलेजेस में घुस रहे हैं। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इस पिक्चर की, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। यस, क्या देखने को मिल रहा है आपको इस पिक्चर में? क्या समझ में आ रहा है? कुछ अपनी लॉजिक लगा के मुझे बताओ बेटा कि व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है? लेट मी सी आपके क्या व्यूज आ रहे हैं, या क्या व्यूज आ रहे हैं आप लोगों के? दिवानी राइट्स, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि 1765 में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 1769 में जो कंपनी थी, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको मिल जाती है क्या बेटा? इनको मिल जाती है दीवानी राइट, ठीक है, दीवानी राइट मिल जाती है, जिससे इनकी प्रॉब्लम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सॉल्व हो गई थी, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि ये दीवानी राइट्स कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि ये दीवानी राइट्स कौन दे रहा है और किसको दी जा रही है? इस पिक्चर से आप क्या समझ रहे हो? दीवानी राइट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। दिल खुश हो गया मेरा ये आंसर देखकर तुम लोगों का, दिल खुश हो गया यार, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये जो दीवानी राइट्स दी जा रही है, अगली स्लाइड में लिखो, यहाँ पर ये जो दीवानी राइट्स दी जा रही है, लिखो इसमें दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स कब दी गई है? ये मिलती है 1765 में। ये कब मिली है? ये मिली है आपकी 1765 में। किसने दी है? ये दीवानी राइट दी गई है मुगल एम्परर क्या नाम है? शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ठीक है। पहले तो ऐसे चलते थे, शाह आलम सेकंड ने ये दीवानी राइट किसको दी है? कंपनी को दी है, कंपनी को दी है, कंपनी को ये दीवानी राइट मिला है। लेकिन कंपनी के बिहाफ पर किसने लिया है? कंपनी, ये ऐसे लिखो कि गिवन टू कंपनी, और कंपनी के बिहाफ पर किसको दिया गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको बेटा? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। ये आपको इस फोटो में देखने को मिल रहा है, ही इज रॉबर्ट क्लाइव, और ये आपको मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये औरंगजेब नहीं है मेरे बच्चे, ये है आपके शाह आलम सेकंड, मुगल एम्परर। तो मुगल एम्परर ने रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी के बिहाफ पर ये दीवानी राइट्स दी थी। और कहां की दीवानी राइट्स मिली थी? कौन सी जगह की दीवानी राइट्स मिली थी? ये दीवानी राइट्स थी बेटा बंगाल की, ठीक है। दीवानी राइट्स किसकी थी बेटा? इट वाज ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल। पहले कालीकता की मिल गई थी, कोलकाता, अब उन्हें बंगाल की दीवानी राइट्स मिल गई है, ठीक है। जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती है, लिखिए यहाँ पर व्हेन कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स, व्हेन कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, ठीक है। दीवानी राइट का मतलब कि अब जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी पैसा आएगा इस बंगाल में, ये सारा का सारा पैसा ये खजाने की पेटी अंग्रेजों के पास जाएगी, ओके, ठीक है। तो जब कंपनी को ये बंगाल, ये आपकी दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल की, तो कंपनी क्या बन जाती है? बिकम्स दी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बन जाती है? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। क्या मतलब होता है इसका? कि भाई अब पैसे के मामले में जो भी लेन देन करना है, जो भी चीजें खरीदनी है, भेजनी है बंगाल में, वो सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? कंपनी लेगी। वो सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? विराट कोहली लेगा। कौन लेगा? कंपनी लेगी, ठीक है। अब देखो अपनी एनसीईआरटी मेरे साथ खोलो और यहाँ पर मेरे साथ एनसीईआरटी से पढ़ो, कम टू पेज नंबर, एनसीईआरटी से मेरे साथ पढ़ो, और जहां पर आपको फोटो देखने को मिल रही है उसके सेकंड वाले पैराग्राफ में देखो, एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। वो टेरिटरी जो अंग्रेजों के कंट्रोल में है, उसके बारे में जो भी फाइनेंशियल मैटर होगा, पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन होगा, चीजें खरीदनी होगी, इंपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, ये सारी चीजों का डिसीजन कौन लेगा? कंपनी लेगी, ठीक है। खोलो अपने साथ एनसीईआरटी, ठीक है। और क्या लिखा है? This had to be done in a way that could yield enough revenues to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर आपको वो ये बताना चाह रहा है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत थी। क्यों ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत थी? लिखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखो बेटा, लिखो कंपनी वांटेड मोर एंड मोर रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा इनको पैसा चाहिए था। लेकिन क्यों? व्हाई? माय क्वेश्चन इज कि क्यों कंपनी को ये रेवेन्यूज वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी? क्यों इन्हें रेवेन्यूज चाहिए थे? कोई मुझे बता सकता है? जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है कोई बात नहीं, सेम चीजें आपकी बुक में दी गई है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज है। आप मेरे नोट्स को यहाँ पर पढ़ो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे नोट्स मोस्ट प्रोबेबली सारे बुक से मैच करेंगे, ठीक है, क्लियर है? परेशान मत हो, जिसके पास नहीं है एनसीईआरटी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी नहीं है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल परेशान मत हो मेरे बच्चे, आपके पास जो बुक है आप अपनी बुक से पढ़ाई करिए, आप मेरे नोट्स आपकी बुक से मैच करेंगे, ठीक है। चलो अब नाउ माय क्वेश्चन इज कि कंपनी वांटेड मोर एंड मोर रेवेन्यू, कंपनी को दीवानी राइट मिल गया, ठीक है, यानी कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए था, तो क्यों? व्हाई? वेरी गुड, क्या जो बोल रहा हूं मैं लिखूंगी, क्यों? ग्रोइंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड, क्या रीजन दिया आपने? ग्रोइंग एक्सपेंसेस, ठीक है। दिन पे दिन खर्चे बढ़ रहे थे। खर्चे कैसे बढ़ रहे थे? कि भाई ये कर रहे थे ट्रेड, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अब मुझे कोई बता सकता है ग्रोइंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या निकलेगा? और बताओ मुझे, फुलफिल देयर नीड्स, ओके, क्या बोल रहे हो? ट्रेड हो गया, टैक्स तो देना ही नहीं है ना, टैक्स तो देना ही नहीं बच्चे, टैक्स तो नहीं देना, खत्म हो गई टैक्स वाली बात। दीवानी राइट मिल गया तो इसी पैसे से अब वो सामान खरीदने लगे थे। यस, ट्रेड, बाइंग वेपन्स, वेरी गुड, फोर्टिफिकेशंस, डूइंग फोर्टिफिकेशंस, वेरी गुड। प्लस और क्या चाहिए उनको? उन्हें आर्मी चाहिए, वेरी गुड, आर्मी, ठीक है। अब मुझे बताओ ग्रोइंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ये जो आप बोल रहे हो, ठीक है, ग्रोइंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि देखो अंग्रेज धीरे धीरे हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं वो फ्री में काम तो करेंगे नहीं, उन्हें देनी पड़ती थी सैलरी, उनके लिए बनवाने थे घर, कहाँ रहेंगे वो? इंडियन अपने घर में जरूर देंगे नहीं, क्योंकि वो खुद ही उनका घर खाली करवा रहे हैं, है ना। तो ग्रोइंग एक्सपेंसेस का मतलब वो सैलरी देना, जो हमारी कंट्री में लोग अंग्रेज आ रहे हैं उनकी देखभाल करना, उनको घर रहने के लिए देना, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी ग्रोइंग एक्सपेंसेस में आती थी, क्लियर है। और सेकंड रीजन था दीवानी राइट्स का कि क्यों इनको दीवानी राइट्स दी गई। द सेकंड रीजन वाज कि भाई अब कंपनी टू एंश्योर दैट कंपनी कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। तो सेकंड रीजन क्या है कि भाई इन्हें पैसा और क्यों चाहिए था? वही चीज बेटा बार-बार घूमकर आ रही है आपके कि दीवानी राइट मिलने से जो इनकी गोल्ड एंड सिल्वर वाली प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई। अब कंपनी के पास पैसा ही पैसा है, दीवानी राइट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो अब कंपनी अपने मन की मालिक हो गई। वो चाहे जिस सामान को खरीदे, वो चाहे जिस भी सामान को बेचे। लिख लीजिए यहाँ पर नाउ कंपनी कैन क्या बाय व्हाट इट वांटेड एंड कैन सेल व्हाट इट वांटेड। ठीक है, यहां लिख लो नीडेड, बल्कि बाय व्हाट इट नीडेड
बाय व्हाट इट नीडेड। अब सामान, अब इस रेवेन्यू के आने से कंपनी के पास ये वाला अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि अब चाहे तो वो किसी भी सामान को खरीद सकती है, चाहे तो किसी भी सामान को बेच सकती है। ठीक है, ओके भाई मोहम्मद काशिफ, इतनी चीज क्लियर आई? ये रेवेन्यू वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार जरा चैट सेक्शन में आग लगा दो भाई। अग्नि, अग्नि इमोजी आ जाना चाहिए अंदर चैट सेक्शन। रक्षित पूछ रहा है कि मैम वेयर डू यू लिव? बेटा मैं रहती हूँ एक ऐसे वाले घर में। ये ड्राइंग तो सभी ने करी होगी अपने जमाने में, और मैंने भी बहुत ज्यादा ड्राइंग करी है अपने टाइम पर। ये वाली ड्राइंग तो सभी ने करी होगी। यस, और यहाँ से हम निकाल देते थे चिमनी और ये धुआं होता था। ठीक है, और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हम ऐसे डिवीजन करते थे, है ना, कि घर हमारा सुंदर दिखेगा। तो मैं रहती हूँ ऐसे घर में जहाँ से फिर ऐसे सड़क निकल रही है और उसके बगल में ऐसा एक पेड़ है और यहाँ पर चिड़िया उड़ती हैं ऐसे, और यहाँ पर एक बेटा ऐसे पहाड़ है, ऐसे वाले पहाड़ होते हैं, है ना, देखो ऐसे वाले पहाड़ होते हैं और यहाँ से एक सूरज निकल आता है। यस ऐसे ही है ना, तो लोगों ने भी करी होगी ये ड्राइंग। मैंने तो बहुत करी है। ड्राइंग क्लास आती नहीं थी हमारी कि हम ये करने पड़ते थे। आज तक मैम क्राफ्ट में मैं परेशान हो गई, ये लेकर आओ। हमें कभी याद नहीं रहता कि भाई क्राफ्ट में लेकर जाना है, भूल जाते थे, क्या करें। ठीक है, क्लियर है? तो ये इस घर में बेटा मैं रहती हूँ, तुम्हें जहाँ भी इस तरह का घर दिखे समझ लेना मैं रहती हूँ। ठीक है, अब तुम निकल जाओ बेटा, निकल जाओ तुम जो है ढूंढने के लिए, निकल जाओ। बचपन की सबकी ड्राइंग होती है। ठीक है, ओके, क्लियर है वाली बात कि कंपनी वांटेड मोर एंड मोर रेवेन्यू बाय, जिससे कि वो अपने ग्रोइंग एक्सपेंसेस को भाई पूरा कर सके, अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर सके और फोर्टिफिकेशन वगैरह कर सके। तो जब उसको बेटा क्या हुआ, जब सारा रेवेन्यू मिलने लगा तो अब कंपनी को आसानी हो गई कि वो चाहे तो किसी भी सामान को खरीद सकती है, चाहे तो किसी भी सामान को बेच सकती है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं कंट्री साइड के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंट्री साइड के बारे में। कंट्री साइड का मतलब आपने मुझे क्या बताया? आपने बोला मैम इसका मतलब होता है विलेज। ठीक है भाई, आपकी मान गए। अब देखो कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी हमारे कंट्री में बेटा ट्रेड तो कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा गांव में जाकर कि हमें यहाँ से सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि उसको लगा कि वी कैन गेट रेवेन्यू ऑल्सो। इस चीज को लेकर कंपनी के दिमाग में बत्ती जल गई थी, उसने मेंटोस खा रखी थी। क्या बोला मैंने बोला कि कंट्री साइड में यानी गांव के साइड में क्या था कि कंपनी जो है ट्रेड तो कर ही रही थी भाई, वो तो उसका बिल्कुल सही सलामत चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन गांव में जाकर जब गांव में कंपनी एंटर करती है तो वो देखती है कि अच्छा यहाँ इंडिया में बैठकर हम सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि हम यहाँ पर रेवेन्यू भी हमको मिल सकता है। रेवेन्यू का मतलब पैसा भी हमको मिल सकता है, और मतलब दीवानी राइट्स तो मिल गई। इतने में कंपनी शांत नहीं बैठी। अब उसने बोला क्यों ना गांव में घुसकर कुछ किया जाए, है ना, हुल्लड़ मचाया जाए वहां पर, भैया मजा आएगा, जैसे जिंगल वाला नहीं होता है वो सब मचाएं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है गांव में घुसकर रेवेन्यू की डिमांड करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ऐसे सामने से मुंह खोल के बोलेगी कि पैसा चाहिए है तो लोग तो बहुत मारेंगे, पकड़ के मारेंगे, रसोई पैसे दो मारेंगे, डंडा सब मार देंगे। लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनाया एक डिप्लोमेटिक तरीका रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। देखो कंपनी हमसे रेवेन्यू लेने लगी थी, हम उनसे पहले रेवेन्यू ले रहे थे, लेकिन अब कंपनी हमसे रेवेन्यू लेने लगी थी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड की वजह से, ये बैटल्स की वजह से कंपनी क्या किया था, हमारे कई सारे राज्यों को उठाकर अपने अंदर मिला लिया था, है ना। लास्ट लेक्चर मैंने आपको यही पढ़ाया था कि एक के बाद एक दिल्ली, ओडिशा और बंगाल, देन संबल, तारापुर, जयपुर, उदयपुर, झांसी, मराठा, मैसूर, ये सब के सब कंपनी के अंदर में जा चुके हैं। ठीक है, तो अब रेवेन्यू लेने के बजाय देने का टाइम आ गया हम लोग का। तो कंपनी ने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि कंपनी वांटेड मोर एंड मोर मनी। ठीक है, लिखो यहाँ पर, लिखो बेटा कि कंपनी, लिखिए यहाँ पर, कंपनी वांटेड मोर एंड मोर मनी। उसको चाहिए था बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो इस पैसे को पाने के लिए, अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी लिखिए इसमें, कंपनी अडॉप्टेड डिप्लोमैटिक स्ट्रेटजी टू इंक्रीज रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर है? देखो बहुत सीधी सी बात है भाई, बहुत सीधी सी बात है कि कंपनी ने सोचा यार हमको तो पैसा और चाहिए जिससे हम अपनी चीजों को सेटिस्फाई कर सके, और पैसा एक ऐसी चीज है कि जितना भी आएगा कम ही लगता है। तो ये चीज उनके साथ भी हो रही थी, दीवानी राइट मिल गया, खूब बंगाल का पैसा लगा, लेकिन फिर भी कंपनी रुकी नहीं यहाँ पर। उसको चाहिए थे और पैसे क्यों चाहिए थे? ताकि अपनी चीजों को, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो कंपनी ने उस पैसे को पाने के लिए एक डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया। डिप्लोमेटिक तरीका कैसे है मैं तुम्हें आगे बताऊं। लिखो यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी। अब क्या है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी? हम बात कर रहे हैं बेटा गांव में। ठीक है, और गांव में कौन होता है भाई? जैसे आपके वहां पर होते हैं जमींदार, है ना, ठीक है, आपके होते हैं नंबरदार। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जो है गांव के जाने वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं। गांव में आज के टाइम पर प्रधान होता है ना, आज के टाइम पर प्रधान जाना माना आदमी है। अगर डीएम साहब को उस गांव में कुछ काम कराना है तो वो प्रधान जी के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, खाना खिलाएंगे, कबाब वगैरह खिलाएंगे, हैदराबादी बिरयानी खिलाएंगे, ताकि वो प्रधान खुश हो जाए और डीएम साहब की बात मान ले, है ना। अब देखो कंपनी ने क्या किया, ये है डिप्लोमेटिक तरीका कि आपको अपना काम निकलवाना था तो आपने पहले उनके फेवर की बात करी, उनकी तारीफ कर दी और फिर धीरे से अपना काम निकलवा लिया। ठीक है, क्लियर है? तो भाई कंपनी ने भी ये काम किया। देखो क्योंकि कंपनी आपकी इंडिया की तो थी, कंपनी थी इंग्लैंड की, तो बिकॉज कंपनी वाज एन एलियन पावर, लिखो इसमें, बिकॉज कंपनी वाज एन एलियन पावर। एलियन पावर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया की कंपनी थी, बाहर की कंपनी थी, है ना। तो चूंकि कंपनी बाहर की थी तो उसको लगा यार हम डायरेक्ट कोई बात बोलेंगे तो ये लोग हम पर बवाल कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही इनको परेशान कर चुके हैं, कंपनी बात समझ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने उन लोगों को पकड़ा जिनका गांव में बोलबाला था। ठीक है, तो व्हाट डिड कंपनी डू? बिकॉज कंपनी वाज एन एलियन पावर, दे कॉन्टैक्टेड टू विलेज जमींदार प्लस नंबरदार। उन्होंने बोला कि यार ऐसा है नंबरदार, उन्होंने कंपनी को ऐसा है गांव में हम चले जाएंगे तो हमको पकड़ हो जाएगी, लेकिन अगर हम गांव के नंबरदार को अगर हम अप्रोच करेंगे, उनसे अगर काम करवाएंगे तो लोग हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, इन्हीं के ऊपर हमला करेंगे। समझ रहे हो कंपनी की स्ट्रेटजी? समझ रहे हो क्या करना चाह रहा है? कंपनी ये करवाना चाह रही थी। ठीक है, तो कंपनी को इस तरह के लोगों को स्पेसिफाई करना था, इस तरह के लोगों को शांत रखना था। अभी कंपनी से जाकर तुम्हारी अगर गांव में अगर ब्रिटेन की कंपनी आके बोले कि तुम्हारा टैक्स जो है वो लगेगा 10% लगेगा 50%, तो तुम गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे गुस्सा। लेकिन यही टैक्स अगर तुम्हारी इंडियन सरकार बढ़ा देगी तो कुछ नहीं बोलोगे क्या? कुछ नहीं बोलोगे, है ना। यही चीज कंपनी ने अपनाई, यही है उसका डिप्लोमेटिक तरीका। तो क्योंकि कंपनी जान रही थी कि हम एक बाहर के लोग हैं, हम यहाँ पर कोई भी चीज करेंगे, कोई भी डिमांड रखेंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, तो क्यों ना हम गांव के लोगों को ही पकड़े और उनसे काम कराएं। तो कंपनी नीड टू पैसिफाई दोस पीपल हु रूल द कंट्री साइड। लोगों को कंपनी ने उन व्यक्ति को पकड़ा जो कि कंट्री साइड, जो गांव के बड़े दबदबे, बड़े भयंकर लोग थे। नंबरदार कौन होता है? नंबरदार होता है जमींदार होता है, ऐसे नंबरदार होता है। दीज आर द हेड्स ऑफ गांव। इनका बड़ा बोलबाला, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, गांव में लोग इनको इज्जत देते हैं, है ना। अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं ये, जैसे आज के टाइम पर प्रधान होता है ना, इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये है आपका। ओके,
ठीक है। तो कंपनी ने जमींदार नंबरदार को बेटा अप्रोच करने की कोशिश करी। देखो कंपनी यहाँ पर दिमाग कितने चालाक थी, कंपनी ने इनको अप्रोच किया, इनसे बात करी, इनको एलिमिनेट नहीं किया। लिखिए यहाँ पर कंपनी डिड नॉट एलिमिनेटेड देम। एलिमिनेट का मतलब क्या है कि कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि इनको हटाकर खुद बैठ गई हो। नो, कंपनी ने ये नहीं किया, कंपनी ने इनको एलिमिनेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये गांव के पावरफुल लोग हैं और ये हमारे काम आ सकते हैं। हम इनके काम नहीं आएंगे लेकिन ये हमारे काम आएंगे, तो हमें इनको कंट्रोल करना जरूरी है। हम इनको कंट्रोल करेंगे तो गांव तो अपने हमारे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि गांव के ये बड़े लोग हैं। तो कंपनी ने इनको एलिमिनेट नहीं करा। कंपनी ने इस लोकल पावर, इस लोकल प्रेस्टीज, कंपनी का भाई अपना एक जमींदार और नंबरदार की अपनी इज्जत है, तो कंपनी ने इसके जमींदार को, नंबरदार के लोकल पावर को अप्रोच किया, एलिमिनेट नहीं किया। रीजन बता सकते हो क्यों? क्योंकि एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो कंपनी खुद नहीं बैठी बल्कि जमींदार लोगों से काम करवाया। कंपनी डिड नॉट एलिमिनेटेड देम, हटाया नहीं। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड? इज ओके? ओके, एक बार जरा ओपी #cc कर दो इन द चैट सेक्शन। #cc इन द चैट सेक्शन क्लियर हो तो, #cc इन द चैट सेक्शन बेटा क्लियर हो तो बवाल हो जाता। वेरी गुड, बवाल हो जाता, फाइट हो जाती, लड़ जाते लोग। एलिमिनेट नहीं किया। देखो ये चीज आपकी बुक में भी लिखी है, कंपनी थॉट दैट दीस पर्सन्स हैव लोकल पावर एंड प्रेस्टीज एंड हैड टू बी कंट्रोल्ड, नॉट टू बी एलिमिनेटेड एंटायरली। यस, #cc। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, जब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या होता है कि बंगाल में पड़ जाता है बेटा फेमाइन। ये देखो, बंगाल इकोनॉमी इन डीप क्राइसिस। व्हाई? बंगाल में पड़ जाता है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल, जहां खाने पीने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिला और उसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। मतलब कितनी देखो रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये कि लोग बीमार होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में लोग बाई चांस चले जाते हैं, बीमारी में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को खाने को नहीं मिला तो लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। और बंगाल में ये एक बहुत बड़ा फेमाइन, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, चलो आ जाओ लिख लो। अब रीजंस क्या थे, ये डीप क्राइसिस क्यों पड़ी? व्हाई बंगाल इकोनॉमी वाज इन डीप क्राइसिस? बंगाल की इकोनॉमी जो है वो इतनी खराब हालत में क्यों थी? लिखिए इसमें क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, व्हाई बंगाल इकोनॉमी इन डीप क्राइसिस। ठीक है, कि बंगाल की ये बुरी हालत क्यों थी? बंगाल जबकि रेवेन्यू का जो भी दीवानी राइट्स है वो कंपनी के पास जा रहा है, उसके बाद वेरी गुड, क्योंकि सारा पैसा ब्रिटिश ने ले लिया, इसीलिए कंपनी यहाँ पर जो है इनकी हालत जो है वो बच्चे बदतर नहीं, बहुत ही बदतर हो रही थी। ठीक है, कुछ रीजंस भी थे। जैसे रीजन क्या था? रीजन ये था, देखिए यहाँ पर रीजन, पहला पॉइंट लिखो यहाँ पर, पहला रीजन कि जो आर्टिसंस थे, आर्टिसंस कौन होते हैं? कोई बता सकता है? आर्टिसंस कौन होते हैं? आर्टिसंस वो लोग होते हैं जो कला वाली चीज करते हैं, कला से कोई अपनी कला से, अपनी स्किल से कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, तो आर्टिसंस को कंपनी ने मजबूर किया कि आपको कम दाम में अपना सामान हमें बेचना है। आर्टिसंस का क्या प्रॉब्लम था? फोर्स्ड टू सेल गुड्स एट लो प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मिट्टी का बर्तन या दिया बनाया, चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने बेटा अगर दिया बनाया, ये दिया बना दिया, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, मेरे ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है बेटा, ऐसे ही होता है ना दिया। खैर, तो दिया बनाया, अब दिया बनाने में इसको लग गया 10 रुपए। ठीक है, कंपनी ने बोला कि नहीं हम 10 रुपए में नहीं, हम तो आपको 5 रुपए में लेंगे, आपको 5 रुपए में हमें देना पड़ेगा, तुम्हारा घाटा हो फायदा हमको नहीं पता। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आता है कि भाई आर्टिसंस को फोर्स किया गया कि आपको कम दाम पर हमें अपना सामान देना पड़ेगा। अब जब तुम फोर्स कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आर्टिसन खुश हो जाएगा? शाबाश देगा तुमको? नहीं, बहुत मारेगा, मार सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेजों को मारते रहते थे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर अल्टीमेटली जब आर्टिसंस को कम दाम पर अपना सामान बेचना पड़ा था तो आर्टिसंस ने क्या किया? सब कुछ गांव वगैरह खाली करके चले गए। खाली कर दिया भाई, खाली कर दिया, सब कुछ खाली कर दिया। बोला खाली कर देंगे, खाली कर दिया। तो क्या हुआ? विलेजेस वर डेजर्टेड। विलेजेस वर डेजर्टेड का मतलब सब वीरान हो गया, सब खाली हो गया। अब तुम किसी को मजबूर कर रहे हो, उसकी लागत ही नहीं पड़ रही थी, 10 रुपए का सामान तो 5 रुपए में खरीद रहे हो, कहां से बेचारा दे देगा? ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि जो बंगाल के पीजेंट्स थे, ठीक है, यानी जो वो लोग जो खेतों पे काम कर रहे हैं, जो रेवेन्यू दे रहे हैं, दे वर अनएबल टू पे द ड्यूज, अनएबल टू पे ड्यूज। ठीक है, हफ्ता नहीं दे पाते थे अंग्रेजों को, तो हफ्ता नहीं दे पाते थे तो अंग्रेजों ने इनको बहुत मारा। ठीक है, तो इसकी वजह से बंगाल में डीप क्राइसिस हो गई। पीजेंट्स अनएबल टू पे द ड्यूज, पैसा नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए भाई? क्यों? बिकॉज़ हाई डिमांड, इतना ज्यादा हाई रेवेन्यू होता कि दे नहीं पाते थे। तीसरा प्रॉब्लम लिखिए इसमें, तीसरा प्रॉब्लम आपको कह रहा है कि जो फार्मर्स थे, जो किसान भाई लोग थे हमारे, देखो सबका अपना प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जो किसान भाई लोग थे इनकी खेती एकदम बंद हो गई थी, इनकी खेती बेटा खत्म हो गई थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फिनिश्ड खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि भाई इनके पास पैसा ही नहीं बचा कि वो कुछ खेती बाड़ी कर पाए। पैसा क्यों नहीं बचा? क्योंकि सारा पैसा तो अंग्रेज लेकर बैठ जाता था। ठीक है, और सोने पे सुहागा कब हुआ? सोने पे सुहागा तब हुआ जब 1770 में बंगाल में पड़ जाता है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाना। फेमाइन का मतलब क्या होता है बेटा? शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड। क्लियर है? जब ये बंगाल में फेमाइन पड़ गया था तो इसमें बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन एकदम सपाटा हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक है बेटा, तो 1/3 पॉपुलेशन डाइड। बंगाल की कुछ आपकी पॉपुलेशन जो थी वो आपके कुछ 3 करोड़ थी, 3 करोड़ के आसपास थी। 1/3 का मतलब 1 करोड़ लोग मर गए। 3 करोड़ के आसपास इनकी वो थी आबादी थी, जिसमें आपके फिर ये लोग मर गए। तो ये थी पूरी की पूरी आपकी दिक्कत। फेमाइन होता है आपका अकाल पड़ना, भुखमरी हो जाना। क्लियर है? तो दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से बंगाल की इकोनॉमी दिन पर दिन खटाई थी, खत्म हो रही थी। ओके बेटा, ठीक है, सपाटा हो गया। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई ना, ठीक है, बीमार हो गए, वायरस पकड़ गया था, मुझे भी कोरोना हो गया था, मेरी पूरी फैमिली हो गया था, लेकिन भाई ऊपर वाली की कृपा है कि आज हम जिंदा खड़े हैं यहाँ पर, तो पढ़ा लिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत बड़ी लंबी जिंदगी हम सबकी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या था उस टाइम पर भुखमरी से यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, अब इस बंगाल की क्राइसिस को बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना भाई? कुछ करने का मतलब क्या है? लोग हमारे पढ़ लिखे होते नहीं थे, कोई जॉब दे दे, कुछ दे दे, तो एग्रीकल्चर से यहाँ पर चीजें जो है वो इंक्रीज करी जा सकती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आता है आपने, लिखिए यहाँ पर नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे बंगाल की इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम बाहर आ सकते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होगा? व्हाट टू बी डन, क्या किया जाए भाई? कैसे करें? तुम भी बताओ मुझे आप भी सजेशन दो कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करके हम बंगाल की इकोनॉमी को खत्म कर सकते थे, सॉरी बंगाल की इकोनॉमी की इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। बताओ। अक्षता कह रही है मैं कोबरा बेटा, मुझे एक बात बताओ, कोबरा ये वाला था? ठीक है बेटा, कोबरा बेटा ये वाला था या ये वाला था? अरे तुम लोग तो बुक की लैंग्वेज बोल रहे हो यार, दिमाग से बताओ ना। तो मुझे कोई पूछे, कॉमन सेंस बताओ कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है तो क्या किया जाएगा? लैंड में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जमीन को अच्छा बनाओगे ना, लैंड को उपजाऊ बनाओगे। टैक्स कम करने से कैसे एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा? बताओ जरा, बताओ। अच्छा
खेती करके। वेरी गुड। तो कैसे करोगे, कैसे होगा इंप्रूवमेंट, कैसे होगा? बाय इन्वेस्टिंग इन लैंड। जमीन पर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उसको फर्टाइल बनाओगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी दोगे काम करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट होगा, तब आपका एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाएगा। तो बाय इन्वेस्टिंग इन लैंड, ठीक है। अब इस पे क्या होती है, 20 ईयर्स तक इस पर डिबेट चलती है। 20 ईयर्स लिक्विड एंड 20 ईयर्स डैश डिबेटिंग मैटर, ठीक है। डिबेटिंग मैटर का मतलब क्या हुआ कि भाई अलग अलग व्यूज जो है वो 20 साल तक आते रहे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। कोई कह रहा है खेती खत्म कर लो, कोई कह रहा है खेती को बांट दो, कोई कह रहा है HYV सीड्स यूज कर लो, मतलब अलग अलग तरीके से सबने सजेशन दिया। तो 20 साल तक यहाँ पर जो है सजेशन आते रहे, डिबेट होती रही, एंड फाइनली क्या होता है, कंपनी लेकर आती है एक सेटलमेंट एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। लिखो इसमें टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कंपनी लेकर आती है बेटा परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर है बच्चे? परमानेंट सेटलमेंट लेकर आती है। अब क्या है ये परमानेंट सेटलमेंट और कब आया था ये मैं अब आपको बताऊंगी। वैसे आया था 1793 में, ठीक है। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। कब आया था? 1793 में आया था। और कौन लेकर आया था इसे? हॉल्ट मैकेंजी। कौन लेकर आया था? नो, इट वाज टेकन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। यस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यस, ये कौन लिख रहे हैं आपको? ही इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्लियर है? यस, 1773 में आया था। अब ये सेटलमेंट आया भाई, सेटलमेंट लाया गया, एक नई पॉलिसी लाके दी गई कि भाई एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कंपनी लेकर आती है एक परमानेंट सेटलमेंट, NENT कर लीजिए, नॉट NANT, इसे कर लीजिए NENT, क्लियर है? चलो अब देखो क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट, कैसे काम करेगा ये, कैसे रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, कैसे एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाएगी। तो क्या था, जो गांव के राजा और तालुकदार थे उनको जमींदार का ओहदा दिया गया। तो बेटा गांव के विलेज के बेटा जो आपके राजा प्लस ताल्लुकदार थे, ये लिख लो, आपकी बुक में के दिया हुआ है, ताल्लुकदार, ठीक है। तो जो आपके गांव के राजा और ताल्लुकदार थे, दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज क्या बना, इनको माना गया जामींदार। बोला गया कि ये लोग कंपनी की नजर में जामींदार है, इनको जामींदारी दी गई, उस पर्टिकुलर गांव का हेड बनाया गया, ठीक है। और इन जामींदार का काम क्या था? इनका काम था पीजेंट और फार्मर से रेवेन्यू लेना और लेकर कंपनी को देना। जामींदार का काम क्या था? टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, एंड गिव टू दी कंपनी, और उठाकर फिर कंपनी को दे दीजिए। ये काम था आपके जामींदार का। ये जो आपके पर्टिकुलरली जो तालुकदार और आपके जामींदार थे, ठीक है। इसको समझने का तरीका क्या है? उसको समझने का तरीका ये है कि ये है आपके पीजेंट्स, ये पैसा देंगे जामींदार को। जामींदार कौन है? ये वही है राजा एंड ताल्लुकदार। ये है आपके राजा एंड ताल्लुकदार, और इनको किसने अपॉइंट किया है? कंपनी ने किया है इसको अपॉइंट, ठीक है। इनको किसने किया है बेटा? कंपनी ने इनको अपॉइंट किया हुआ है। और ये जिनके पास जो ये पैसा कलेक्ट करेंगे, ये पैसा उठाकर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या लिख लो यहाँ पर कंपनी को देंगे। ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। ये तरीका था नहीं, दिस वाज द तरीका, ये तरीका था, ये वे था। लिखो इसमें परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। चेन समझ में आ गई ना कि पीजेंट देगा जामींदार देगा कंपनी को, ठीक है। ये दिक्कत ये आपकी थी यहाँ पर चेन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि चलो ठीक है, उसने बोला ताल्लुकदार जमींदार ने बोला कि ठीक है रेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना है, बैठना है, अंगूर खाते रहेंगे, रेंट आता रहेगा, पेटियां आती रहेंगी, फिर एक साल उठाकर अंग्रेजों को पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि जो कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स किया था वो इतना ज्यादा था, इतना हाई था कि पीजेंट्स बेचारे दे ही नहीं पा रहे थे। लिखो इसमें अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, लिखिए इसमें अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज सो हाई, इतना ज्यादा था कि पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, अनेबल टू पे। ये पीजेंट्स दे ही नहीं पाते थे, ठीक है, पीजेंट्स दे नहीं पाते थे। तो रेवेन्यू जो फिक्स किया गया, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज सो हाई कि पीजेंट्स दे ही नहीं पाते थे। एंड प्लस जो कंपनी ने अमाउंट फिक्स किया है कि इतना आपको पैसा देना है, वो भी हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। ठीक है भाई अंकुर जी, ठीक है अंकुर जी। सो द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड, जो अमाउंट था रेवेन्यू का, इट वाज सो हाई, इतना ज्यादा था कि पीजेंट्स इसको पे नहीं कर पाते थे। या चलो इसको ऐसे मत समझो, ऐसे मत तुम लोग कंफ्यूज होगे। रुक जाओ, यहाँ पर ये लिखो कि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ऐसे लिखो बेटा, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज टू बी फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि कंपनी के पास जो रेवेन्यू जाना है उसे फिक्स होना था, एक बार तय कर दिया इतना पैसा देना है, दैट मींस इतना पैसा देना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज टू बी फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन फ्यूचर आगे कभी भी इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। इन फ्यूचर रेवेन्यू विल नॉट बी इंक्रीज्ड, ठीक है, बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। अरे भाई ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो। मैं आपको बेटा इजी करने के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है, इजी करने से आपको परेशानी ना हो, ओके। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये अमाउंट है रेवेन्यू का, इसको फिक्स कर दिया गया, और ये बोला गया कि भाई आने वाले सालों में हम इसको कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं, नाम है इसीलिए इसका परमानेंट सेटलमेंट, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, कि हमेशा के लिए ये रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि आने वाले 2-3 सालों में, 50 सालों में, 10 सालों में बढ़ा दिया जाएगा। नो, इट वाज टू बी फिक्स्ड, ठीक है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ये लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाया, मान लो जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके अगर अंग्रेजों को नहीं दे पाएगा, तो उसकी जमींदारी उससे ले ली जाएगी। लिखो इसमें सेकंड ऑप्शन, इफ जामींदार अनेबल टू पे रेवेन्यू, मान लो किसी वजह से अगर रेवेन्यू नहीं दे पाया, तो जामींदार लॉस्ट हिज जामींदारी, उससे उसकी जामींदारी ले ली जाएगी और उठा के किसी और को दे देंगे, ठीक है, क्लियर है, उसको उठाकर किसी और को दे देंगे। नाउ अब मेरा आपके साथ एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, लिखो यहाँ पर, क्वेश्चन मेरा ये है कि why was this settlement introduced। अब मेरा आपसे बेटा क्वेश्चन एक ये है कि ये परमानेंट सेटलमेंट, ये जो फिक्स कर दिया गया था, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? यस, हु विल टेल मी, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? पोल भी करेंगे बेटा, पोल भी करेंगे, बताओ। फॉर इंप्रूविंग द रेवेन्यू, नहीं, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर नहीं भाई। देखो मैंने बताया कंपनी का डिप्लोमेटिक तरीका, तो कंपनी के डिप्लोमेटिक तरीके से सोचो। टू इंप्रूव एग्रीकल्चर नहीं, फिक्स टैक्स, अरे नहीं भाई, रेवेन्यू, मनी, पैसा भाई, पैसा,
कंपनी सोते जागते उठते बैठते सिर्फ पैसा सोच रही थी। कंपनी ने इस तरह का रेवेन्यू सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया, इसको फिक्स इसलिए कर दिया जिससे कि एक परमानेंट अमाउंट हमारे उनके खाते में जाता चला जाए। मान लो कि मैं एक पीजेंट हूं भाई, ठीक है, मैं कंपनी के पास गई कि भैया मालिक क्या करना है, तो मालिक ने बोला कि भाई तुम्हें जो है महीने के 50 रुपए देने हैं और ये महीने के 50 रुपए तुम्हारे फिक्स है, जिंदगी भर तुम यहाँ पर देते रहो, ठीक है। अब उसने बोला कि ₹50, ठीक है, उसने बोला ₹50। अब देखो कंपनी के खजाने में 50 रुपए तो आएंगे ही आएंगे ना, कैसे भी आए 50 रुपए आने ही आने हैं। तो इस तरह का सेटलमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि फ्लो ऑफ रेवेन्यू, पैसा खजाने की पेटी भरता रहे, कंपनी की खजाने की पेटी भरती रहे। फ्लो ऑफ रेवेन्यू क्यों ऐसा किया गया? सो दैट फ्लो ऑफ रेवेन्यू शुड बी कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, ठीक है, जिससे कि एक परमानेंट अमाउंट खाते में आता रहे। क्लियर है? क्लियर है? परमानेंटली एक अमाउंट ऐसा आता रहेगा, इसलिए कंपनी ने यहाँ पर क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था। क्लियर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बेटा बताया था कि ये कंपनी का एक डिप्लोमेटिक तरीका था, ये कंपनी का एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी थी कि कैसे हमें रेवेन्यू मिल सकता है गांव के एरिया से। ये कंपनी की एक डिप्लोमेटिक तरीका था। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाली स्लाइड क्लियर है कि भाई इस तरह का क्यों किया गया था? तो ये सेटलमेंट किया गया था। अब ये सेटलमेंट किया गया तो व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन? जब ये सेटलमेंट किया गया, सो व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सेटलमेंट? जब ये परमानेंट सेटलमेंट किया गया तो क्या उम्मीद रखी गई, क्या सोचा था कंपनी वालों ने कि भाई इससे क्या क्या फायदा हो सकता है? तो कंपनी ने सोचा कि भाई एक फिक्स अमाउंट तो हमारे खाते में आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी की जो डिमांड थी, कंपनी की रेवेन्यू की डिमांड थी, इट वाज फिक्स्ड और फ्यूचर में से कभी इंक्रीज होना नहीं है, तो ये पैसा कंटिन्यू हमारे उनके खाते में आता रहेगा। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखिए कि रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड, एकदम फिक्स कर दिया गया, नेवर टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, कभी आगे बढ़ना नहीं है। तो इससे क्या होगा? ए फिक्स्ड अमाउंट शैल कम टू कंपनी, लगातार कंपनी के पास ये पैसा आता रहेगा। चलो आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने बोला ये तुम्हारा खेत है, ठीक है, इसमें तुम्हें देना है रेवेन्यू 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए तुम्हें रेवेन्यू देना है। अब इसमें 50 रुपए तुम्हें रेवेन्यू देने के लिए अब तुम्हारा यहाँ पर चाहे 30 रुपए प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे तुम्हारा 100 रुपए हो रहा हो, तुमको 50 रुपए ही देने हैं। अभी तुम्हारे हाथ में है कि 50 के अलावा तुम चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा लो, हमें उसको कुछ नहीं करना, हमें तुम बस 50 रुपए देना। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया सो दैट कि लोग फिर इन्वेस्ट करें, कि वो सोच रहे थे तुमको, जैसे आजकल टाइम क्या ई रिक्शा वाले चल रहे हैं। अब ई रिक्शा आता है 1 लाख रुपए का, ठीक है, वो समझना कैसे है? ई रिक्शा आता है 1 लाख रुपए का, उसके मालिक ने बोला कि भाई हम तुमको ई रिक्शा खरीद के दे रहे हैं, तुम्हें रोज का हमें 500 रुपया देना होगा, ठीक है, 30 दिन के हिसाब से ये आपका हो जाता है 5 3 15, यानी महीने के तो हमें 15,000 रुपए दोगे। इसके बाद जितना भी तुम्हारे पास बचा वो तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे में रिक्शा वाला क्या सोचेगा कि यार दिन भर के 500 रुपए देने, एक काम करते हैं दिन भर कोशिश करेंगे 700 या फिर 1000 रुपए तक कमाने की कोशिश करेंगे, इसमें 500 रुपए दे देंगे अपने मालिक को, जितना बचा वो मेरा है। तो इससे क्या है, वो दिन भर ई रिक्शा चलाएगा जिससे कि और पैसा उसको आ जाए, और पैसा उसको आ जाए, है ना? क्लियर? तो यही चीज बेटा कंपनी ने भी करी थी। कंपनी ने सोचा कि हम अमाउंट अगर फिक्स कर देंगे तो भाई लोग क्या करेंगे, अब वो सिर्फ 50 रुपए तक नहीं, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक की भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा? अमाउंट शैल बी फिक्स्ड इन कम टू द कंपनी। तो इससे क्या होगा? बेनिफिट टू जामीनदार, बेनिफिट टू जामीनदार। ठीक है, कैसे फायदा होगा जामीनदार को, मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इससे क्या होगा? बेनिफिट होगा जामीनदार को प्रॉफिट और फिर जाकर वो तोते उड़ाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज। ठीक है, रौनक जी क्लियर है? ठीक है, ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि हमको 50 रुपए देना है तो फिर हम और इन्वेस्टमेंट लैंड में करेंगे। ऐसा क्यों किया गया था? टू इन्वेस्ट इन लैंड, जमीन में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। परमानेंट सेटलमेंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम लोगों को बताओ, ये परमानेंट सेटलमेंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस मैम, समझ में आया ना कि कैसे यहाँ पर अमाउंट फिक्स किया गया था? रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड, फिक्स्ड अमाउंट शैल कम टू द कंपनी। इससे क्या होगा? बेनिफिट टू जमीनदार। कैसे बेनिफिट होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बेनिफिट कैसे हो जाएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे वो लैंड में, तो भाई एक फिक्स अमाउंट देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो जमीनदार का, वो पीजेंट्स का प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं जीवन में हमेशा वैसा तो होता नहीं है। जरूरी तो है जैसे तुम सोच रहे हो तुम्हारा जीवन से चल रहा है हमेशा ऐसे चलता रहेगा, तुमने सोचा है वैसा ही होता रहेगा, हमेशा जीवन वैसा तो चलता नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पर? प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, लिखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इन परमानेंट सेटलमेंट। क्या प्रॉब्लम इनके सामने आती है? जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जो तुम सोचते हो मैं करता नहीं हूं, मैं बोलता हूं मैं करता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं डेफिनेटली करता हूं। तो यहाँ पर सब बन जाते हैं राउडी राठौड़, यहाँ पर आता है बेटा राउडी राठौड़। प्रॉब्लम आ जाती है परमानेंट सेटलमेंट में। कंपनी सोचा कि यार फिक्स कर देते हैं रेवेन्यू, इतना हमारे पास आ जाएगा, बाकी जितना बचा प्रॉफिट, ये भी खुश, हम भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? व्हाई? प्रॉब्लम क्रिएटेड परमानेंट सेटलमेंट। व्हाई? क्यों ऐसा हुआ भाई? प्रॉब्लम क्यों आ गई? तो प्रॉब्लम बेटा इसलिए आती है कि जो रेवेन्यू फिक्स किया था, जो कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स किया था वो इतना ज्यादा था, वाज सो हाई, वो इतना ज्यादा था कि पीजेंट्स अनेबल टू पे। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरी चीज, जब बेटा यहाँ पर पीजेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो भाई जामीनदारी ने क्या किया? जामीनदार ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया और उनकी उनसे जामीनदारी छीन ली गई। जामीनदारी वाज टेकन अवे, उनसे उनकी जामीनदारी ले ली गई। क्यों? नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू लिखो। क्यों ले ली गई? नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये तो ऊपर उसमें था ही। और तीसरी चीज, क्योंकि बेटा यहाँ पर टैक्स इतना ज्यादा था, लोग दे नहीं पा रहे थे, तो जामीनदार ने फिर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लिखो उसमें नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इन लैंड। क्या रीजन है? ये दो उसके रीजन है, ये दो इनके रीजन है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या थी? आपने फिक्स कर दिया लेकिन आपने लैंड रेवेन्यू इतना फिक्स कर दिया कि लोग दे नहीं पा रहे।
तो जितना पैसा तो आपने फिक्स किया है लोग वो तो नहीं पा रहे, एक्स्ट्रा क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? जब ये रेवेन्यू नहीं दे पा रहे तो जमींदारी चाहिए, जमींदारी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेट आप बोलो इसमें 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, यानी कि 1800 से लेकर 1810 के बीच में। लिखिए यहाँ पर बट सिचुएशन चेंज, लिखो यहाँ पर बट सिचुएशन, बट सिचुएशन चेंज, सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर बदल जाती है। बदल कैसे जाती है कि भाई इसमें देखो फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1800 से लेकर 1810 तक के बीच की बात है, ठीक है। फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी क्या होता है? सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? कि मार्केट में अब चीजें सस्ती होने लगी, सॉरी नॉट सस्ती, प्राइसेस इनका इंक्रीज हो गया। जो सामान पीजन बना रहा है, आर्टिसन बना रहा है, फार्मर जो चीजें ग्रो कर रहा है, इनके दाम बढ़ गए। तो जब दाम बढ़ गए तो प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर चीजें चेंज हो गई? लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या क्या चीजें चेंज हो गई? मार्केट प्राइस इंक्रीज, मार्केट प्राइस इंक्रीज, क्लियर है। चीजों के दाम जो है वो मार्केट में अब ज्यादा हो गए, जिससे ज्यादा प्रॉफिट आने लगा। दूसरा लिखो यहाँ पर कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, थोड़ा सा यहाँ पर कल्टीवेशन भी और होने लगा। 100 किलो गेहूं की जगह 150 किलो 200 किलो गेहूं होने लगा, और इससे जमींदार की भी इनकम इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इनकम ऑफ जमींदार आल्सो इंक्रीज, इनकम ऑफ जमींदार इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होती है। देखो जब दाम बढ़ गया तो पैसा आ गया, जब पैसा आ गया तो कल्टीवेशन बढ़ गई, जब कल्टीवेशन बढ़ गई तो और पैसा आ गया। तो इससे जमींदार की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस इंक्रीमेंट से कंपनी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी को तो मिल रहा है 85 रुपए। उसको ऐसा नहीं है कि अगर इनका इंक्रीमेंट हो गया, इनकी चीजें बढ़ गई, इनके पास पैसा आ गया तो भाई 50 से 60 तो करने वाली नहीं कंपनी, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ही है कि रेवेन्यू इज फिक्स्ड बट नो गेन फॉर कंपनी, बट नो गेन फॉर कंपनी, है ना। कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। तो कंपनी ने बोला यार तुम चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ, तुम जो गलत कर रहे हो, कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो कंपनी ने बोला कि नहीं, अब हम परमानेंट सेटलमेंट के बाद हम एक और सिस्टम लाएंगे, और वो सिस्टम होगा आपका महलवारी सिस्टम। कंपनी ने बोला कि नहीं यार ये तो सिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, इससे लैंड रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, फार्मर्स को फायदा हो रहा है, पीजेंट को फायदा हो रहा है, जमींदार को फायदा हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमको इससे कोई फायदा नहीं। तो हमको जिससे फायदा होगा हम तो वही काम करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आ जाता है महलवारी सिस्टम। क्या है ये महलवारी सिस्टम? ये महलवारी सिस्टम था कि भाई फार्मर जो है वो यहाँ पर मिडिल मैन जो है, बीच में आदमी, जैसे वहां पर परमानेंट सेटलमेंट में आपका बीच का आदमी कौन है? जमींदार। वैसे ही यहाँ पर बोला गया कि इसमें इस वाले सिस्टम में, इस महलवारी सिस्टम में पीजेंट यानी फार्मर जो है वो इस मिडिल मैन को पैसा देगा, रेवेन्यू देगा, और ये मिडिल मैन फिर कंपनी को आकर रेवेन्यू पे करेगी। क्लियर है? ये चीटिंग है, साफ चीटिंग है भाई। इसमें कौन सी नई बात है? ये दिस वाज चीटिंग, दिस इज चीटिंग। ये चीटिंग करता है, ये बन गए थे सिंघम, ये लोग थे सिंघम, चीटिंग कर रहे हो तुम, ठीक है। समझ आई? मैं समझ नहीं आया बेटा। महल वाली सिस्टम है ये। आई मैं आपको बता दूं, महल का मतलब होता है विलेज, ठीक है, महल का मतलब होता है विलेज, ठीक है, महल। तो महल वाली सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कई सारे विलेजेस को मिलाकर यहाँ पर रेवेन्यू लिया जा रहा था, ठीक है, कई सारे विलेजेस को मिलाकर यहाँ पर रेवेन्यू लिया जा रहा था बेटा, ठीक है। डाउट सेक्शन बिल्कुल देखेंगे। तो आज जरा आप देख लेते हैं कि व्हाट वाज दिस महल वाली सिस्टम। लिख लीजिए इसमें हेडिंग महल वाली सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, पता करो चैट सेक्शन में। लिखो यहाँ पर महल वाली सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको बताओ जरा, लेट मी सी। यस, मुंडो ने नहीं, डेविड ने नहीं। Very good. Are you saying very good? Very good. Very good. It was introduced by Holt Mackenzie. Holt Mackenzie. क्या स्पेलिंग है? M-A-C-K-E-N-Z-I-E. M-A-C-K-E-N-Z-I-E. It was introduced by Holt Mackenzie. और ये कब आया था? In which year? 1822 में। कब आया था बेटा? 1822 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। This system was made by Holt Mackenzie. स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है, ठीक है। और ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है। नॉर्थ वेस्ट, अब देखो इंडिया आपका कुछ इस तरीके से आता है ना, ये आपका कुछ इंडिया ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे आता है, ये आता है, ये इस तरीके से आपका कुछ इंडिया आता है ना। तो अब नॉर्थ और वेस्ट मान गए, नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये वाला जो एरिया था आपका, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नो नो नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बोला ये इंडिया का मैप है, जो बंगाल की बेटा प्रेसिडेंसी थी, ये वाली प्रेसिडेंसी, इसके नॉर्थ वेस्ट में किया गया, इसके नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि बंगाल का एरिया बेटा बहुत बड़ा था, बंगाल का एरिया बेटा बहुत बड़ा था। तो बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे बंगाल को डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। तो बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में ये चीज इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है, नॉट इन इंडिया, इन प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। बंगाल के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लिखो इसमें इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में किया गया था। ये जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट वाला, इट वाज मोस्टली यूपी, आज के टाइम पर ये यूपी का एरिया, उस वक्त यूपी भी आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, ठीक है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया यहाँ पर महल का मतलब क्या बताया मैंने बेटा? महल का मतलब होता है विलेज, ठीक है। दैट मींस विलेज से यहाँ पर आपका रेवेन्यू आने वाला था। ये जो सिस्टम बनाया गया था महल वाला सिस्टम, इट वाज फोकस्ड ऑन विलेज रेवेन्यू, ठीक है। ये था आपका महलवारी सिस्टम। महल का मतलब ही होता है एक गांव। अब ये सिस्टम कैसे बनेगा, कैसे यहाँ पर चीजें आएंगी, तो लिखिए यहाँ पर कि कैसे ये सिस्टम काम करेगा। महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम कैसे ये सिस्टम काम करेगा। तो भाई इसमें था आपका कलेक्टर। अब देखो याद करो, कलेक्टर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इट वाज द न्यू सेंटर ऑफ पावर। यस, कलेक्टर याद है? तो बताओ, याद है मैम? बताओ अगर याद है तो बताओ, लिखो याद है मैम। कलेक्टर याद है कौन था? कलेक्टर वाज द न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो कलेक्टर का काम क्या था? कलेक्टर का काम था इसको जाना था गांव टू गांव, ये जाता था विलेज टू विलेज, ये जाता था बेटा विलेज टू विलेज, ठीक है, गांव जाता था। क्या करने भाई? लोगों को परेशान करने? नहीं, लोगों को परेशान करने नहीं। याद है? नहीं याद है? ऐसे नहीं बोलो। ये भाई तुम मुझसे किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो? हैं क्या चल रही है? तुम आज आया रहती थी मेरे पे? यस मैम, आई रिमेंबर। हाँ याद है डीएम। ओके, आ जाओ। कलेक्टर का काम था बेटा गांव से गांव जाना, विलेज टू विलेज जाना। विलेज टू विलेज जाने के बाद क्या करना? इंस्पेक्टिंग लैंड, जमीन की जाकर इंस्पेक्शन करना, देखना कितनी बड़ी जमीन है, कितनी छोटी जमीन है, ठीक है। प्लस मेजर फील्ड्स, ठीक है, जाकर फिर जमीनों को नापना, कितना बीघा, कितना बसवा, कितनी लंबी जमीन, कितनी चौड़ी जमीन, कितनी छोटी जमीन, ये सब चीजें थी। प्लस जाकर ये भी देखना था कि वहां लोगों के क्या कस्टम्स और राइट्स है, ये सब चीजें जाकर रिकॉर्ड करनी थी। रिकॉर्ड पीपल्स राइट्स एंड कस्टम्स। क्लियर है? ये काम था आपके किसका? कलेक्टर का। नाम से पता चल रहा है कलेक्टर।
नाम सही है, कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये काम था आपके कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब जाते थे वहां पर लैंड की इंस्पेक्शन करते थे, फील्ड को मेजर करते थे और रिकॉर्ड करते थे भाई लोगों के वहां पर किस तरीके से राइट्स है, कैसे वहां पर जो है चीजें चल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जाती थी। इन सब चीजों के बाद लिखो एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट, एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। हर एक जमीन का एक अंदाजन वैल्यू निकाला जाता था एंड इस तरीके से हर प्लॉट का निकालकर ऐड करके उस गांव का रेवेन्यू निकलता था। एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट वाज एडेड अप एंड दिस एंड summed up सबको उठा के जोड़ दिया एंड दिस वाज द रेवेन्यू ऑफ द विलेज, दिस वाज द रेवेन्यू ऑफ द विलेज। ये था आपका महलवारी सिस्टम। मैं आपको समझाऊं तो मान लो एक खेत है और उसमें ये सारी आपकी जमीनें हैं, ठीक है। मान लो इसका निकला 10 रुपए, इसका निकला 20, इसका निकला 5, इसका निकला 5, इसका निकला 30, ठीक है, उसका निकला 30, इसका निकला 50, इसका निकला 50। एस्टिमेटेड कि भाई वहां पर कलेक्टर साहब गए, उन्होंने जाकर इंस्पेक्ट किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद हर एक जमीन का एस्टिमेटेड है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। तो हर एक जमीन का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाला कि भाई इस जमीन से 50 मिलना चाहिए, इससे 30, इससे 10, इससे 5, इसको छोड़ दो, ठीक है, इससे 20, इससे 5, इससे 30, फिर इन सबको ऐड कर दिया। तो 50 50 100 और 30 130 प्लस 10 140 प्लस 100 प्लस आपके 30 170 प्लस 20 190 और 5 5 200। दैट मींस कि भाई शिखर मैम के गांव से 200 रुपया रेवेन्यू लिया जाएगा। ये था आपका महलवारी सिस्टम, ठीक है। ये था बेटा आपका महलवारी सिस्टम। ये है आपका पूरा गांव, ये है शिखर मैम का गांव और इससे आपकी 200 रुपए लिए जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। खास बात इस सेटलमेंट की क्या थी, व्हाट वाज द मेन, या बोलो कि भाई पहले वाले से ये सिस्टम डिफरेंट कैसे था, कैसे डिफरेंट था? डिफरेंट ये था कि इसमें जो लैंड रेवेन्यू फिक्स किया है, जो लैंड रेवेन्यू निकाला जा रहा है, ये टाइम टू टाइम इसको इंक्रीज करना था, ठीक है। टाइम टू टाइम फिक्स नहीं था परमानेंट की तरह, इसको टाइम टू टाइम इट वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। महलवारी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्या है, इट वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। टाइम टू टाइम इसको इंक्रीज होना था, परमानेंट नहीं था, क्लियर है। इंक्रीज पीरियडिकली एंड नॉट परमानेंट, क्लियर है, ओके, ठीक है ना। और ये काम रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ये दिया गया था गांव के हेडमैन को। लिखिए यहाँ पर टू कलेक्ट रेवेन्यू, इसका काम किसको दिया था, टू कलेक्ट रेवेन्यू। विलेज हेडमैन वाज मेड रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये काम था विलेज हेडमैन का कि भाई ये हैं आपके पीजेंट्स देंगे विलेज हेडमैन को और विलेज हेडमैन जाकर देगा ब्रिटिश को। इस सिस्टम को समझने में अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे बोलो। यस, पोल आएगा बेटा, पोल आएगा, लेकिन तब आएगा। आज तैयार हो भाई, किसी को मैम वीडियो कॉल कर सकती है। 30 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, लो भाई मैथ भी पढ़ लो मुझसे, लो भाई, ठीक है। और बताओ, और किसको जानना है, 16 का जानना है, 15 का जानना है? मैम कलेक्टर का, अरे बेटा कलेक्टर का काम था गांव जाना, कलेक्टर का काम नहीं था। कलेक्टर का काम था कि गांव जाओ, लैंड को इंस्पेक्ट करो, फील्ड को नापो, बताओ कितना रेवेन्यू होना चाहिए, तुम्हारा काम ही यही है, बताओ कितना रेवेन्यू चाहिए। जितना रेवेन्यू कलेक्टर बोलेगा उतना रेवेन्यू पीजेंट को देना पड़ेगा, विलेज हेडमैन को, और उसके बाद ब्रिटिश को ये देना पड़ेगा। ब्रिटिश के पास इतना रेवेन्यू जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ में, मैंने बताया ना, नॉर्थ वेस्ट में, बंगाल प्रेजेंटली आपकी नॉर्थ में आती है, तो ये सिस्टम आपके नॉर्थ में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे ही एक सिस्टम आपका साउथ में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम, या इसको आप बोलो मुनरो सिस्टम। इसको रैयतवाड़ी बोल दो या इसको बोल दो मुनरो सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम आपका साउथ में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है, ओके, इज इट क्लियर? तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अंजल कुमार को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रांजल को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अरमान खान को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा आप लोग क्लास छोड़ दो। बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे तुम्हारी वजह से। साहब स्टॉप द चैट, डिसेबल द चैट। बातें करना है, पढ़ने आए हो। अरे स्कूल से तुम थके थकाए आए हो, अच्छे से फ्रेश माइंड से बैठकर पढ़ो। तुमको बातें करनी है, तुम दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करो ना, यूज इंस्टाग्राम, यूज व्हाट्सएप, ले लो दूसरे नंबर चेक करो, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करो। ये लेक्चर आपका इसलिए लगाया गया है, पढ़ाने के लिए, मजे करने के लिए, बातें करने के लिए। बातें करने के टाइम बातें भी करेंगे, ऐसा नहीं है। मैम करती भी है, जब मैम पढ़ा लेती है तो मैम मजे भी करती है, बातें भी करती है आपसे, खेलती भी है आपके साथ। लेकिन अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही है, पर तुम लोगों को समझ नहीं आया। मैम कैसे समझ में आया, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। हर बात को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझो मैम क्या बोल रही है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही है, आपका अच्छा चाहते हैं, इसलिए समझे, अच्छा लगा तुम्हारा, इसलिए मन लगा कर पढ़ाई करो और कुछ मत करो। तुम जिस एज में हो, तुमसे सिर्फ पढ़ाई मांगी जा रही है और कुछ नहीं मांगा जाना। और तुम्हें जीवन में करना क्या है यार, बड़ोगे क्या करोगे, बाइक कितना चलाओगे? अरे जीवन में तुम्हें कुछ करना है, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज पानी है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा यार। पढ़ाई छोड़ो और दूसरी तुम जीवन में चाह रहे हो, कुछ टपकता है क्या आसमान से? मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग अपना घर छोड़ के आए यहाँ पर, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? ताकि जीवन अच्छा हो जाए, जीवन अच्छा रहे, परेशानी ना हो कभी कोई, माँ बाप को देख सके। नहीं तो हम भी होते अपने घर में, क्या दिक्कत थी, तुम्हारा दिल कर